श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। जिन रीति रिवाजों और प्रथा परंपराओं ने नारी के व्यक्तित्व को कुंठित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनमें से एक है पर्दा प्रथा। इन दिनों शिक्षा के बढ़ते हुए प्रसार से इस कुप्रथा के पिछड़ेपन और हानिकारक पक्ष को भी समझा जाने लगा है। किंतु जिन परिवारों में परंपरागत मान्यताओं को ही माना जाता है, भले ही वे शिक्षित हों या अशिक्षित, आज भी वहां पर्दा नारी के शील और लज्जा का प्रतीक बना हुआ है। गांव में तो पर्दा प्रथा का एक छत्र साम्राज्य है। ग्रामीण स्त्रियां अपने ससुर, जेठ, देवर, समधी, नंदोई और पति तक से पर्दा करती हैं। गांव में स्त्रियों को हर उस पुरुष से पर्दा करना पड़ता है जो रिश्ते में थोड़ा भी बड़ा होता है या पति से अधिक उम्र का होता है। कहने का अर्थ ये है कि ससुराल में, पति गृह में स्त्री को इस प्रकार सिमट सिकुड़ कर रहना पड़ता है जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। मर्यादा और लज्जाशीलता के नाम पर स्त्री के लिए 24 घंटे मुंह ढककर रहने की विवशता उसके व्यक्तित्व को जिस प्रकार प्रभावित करती है, वो पर्दा प्रथा को नारी जाति और मनुष्य समाज के माथे पर लगा एक बड़ा कलंक सिद्ध करता है। पर्दे के संबंध में जो मान्यताएं थोपी जाती हैं, वे नारी के मन में कितनी ही हीनता की ग्रंथियां उत्पन्न कर देती है। पर्दा स्त्री में आत्मविश्वास की भावना को कम करता है और उसे असुरक्षित, असहाय, निर्बल बनाता है। मानसिक दृष्टि से वो अपनी रक्षा के लिए पति की या पुरुष की आश्रिता, संरक्षिता हो जाती है। आज भारतीय स्त्रियों में कायरता, निर्बलता और भीरुता की जो कमजोरियां विद्यमान हैं, उनका एक बड़ा कारण यही है कि उन्हें सदियों से दूसरों की निगाह बचाकर रहना सिखाया जाता रहा है। पर्दे में रहकर उन्हें कमजोर और अविश्वसनीय होने का एहसास कराया जाता रहा है। पर्दा प्रथा हमारे अपने देश या हमारी संस्कृति में कभी भी प्रचलित नहीं रही है। प्राचीन काल में स्त्रियां सभी क्षेत्रों में काम करती थीं और उन्हें विद्याध्ययन, अश्वारोहण, युद्ध कौशल, किसी भी प्रकार की योग्यता बढ़ाने और अपनी प्रतिभा से समाज को लाभ पहुंचाने की खुली छूट थी। उन्हें कहीं किसी प्रतिबंध में नहीं रहना पड़ता था। जिन दिनों भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए, उनके साथ ही पर्दा प्रथा भी भारत में आया। सर्वविदित है कि पर्दा पहल मुस्लिम देशों में शुरू हुआ था। वहां के आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर जब भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उनकी सभ्यता और संस्कृति के साथ पर्दे का रिवाज भी भारत में आया। ये प्रथा भारतीय समाज के लिए सर्वथा विजातीय है। कभी आपत्तिकालीन स्थिति रही होगी। आतताई शासकों से बहु बेटियों की लूट खसोट बचाने के लिए उन्हें पर्दे के पीछे छिपाकर रखना आपत्ति धर्म की तरह स्वीकार किया गया होगा। लुटेरे लोग अपहरण करके हरम भरते रहे होंगे और उस शोषण उत्पीड़न से शुद्ध होकर ये पर्दा प्रथा बनी होगी। पर उस जमाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आज तो नहीं हैं। फिर उसी बंधन को गले से बांधे रहने में भला क्या लाभ? आज तो हम न्याय, विवेक और औचित्य अपनाने की स्थिति में हैं। फिर उस अंधकार युग की पर्दा प्रथा जैसी विडंबनाओं को अपनाने का आग्रह भला क्यों करते हैं? अनाचार और दुर्बल के उत्पीड़न की घटनाएं सभी युगों में होती हैं। इसका उपाय सिकुड़ कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उसका प्रतिकार करना। कमजोर को शक्तिशाली और असमर्थ को सामर्थ्यवान बनाकर ही किया जा सकता है। ये तो निश्चित ही है कि माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव संतान पर भी अनिवार्य रूप से पड़ता है। संतान कितनी भी प्रतिभाशाली और योग्य क्यों ना हो, माँ से मिले संस्कार उसका पीछा करते रहते हैं और समय पर अपना प्रभाव भी बताते हैं। इसीलिए शिक्षित और वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी अपने परिवार से प्राप्त संस्कारों के कारण बेतुके अंधविश्वास तथा असंगत निरर्थक परंपराओं का अनुकरण करते देखे जा सकते हैं। पर्दे में रहने के कारण नारी के व्यक्तित्व का ह्रास ही हुआ है और वही भारतीय नारी जो कभी वीरों की जननी थी, कालांतर में व्यक्तित्व से अपाहिज और अपंग हो गई। ऐसी महिला जो खुद ही दूसरों पर आश्रित है, किस तरह से अपनी संतान को आत्मविश्वासी और निर्भय बना सकती है? जरा सोचिए तो।
शिक्षित और आधुनिक कहे जाने वाले परिवारों में भी संस्कारों से प्राप्त इस कुप्रथा को उसी प्रकार अपनाया जाता है जैसा कि परंपरावादी परिवारों में। अपने आप को आधुनिक कहने वाले बहुत से युवक भी विवाह के बाद अपनी पत्नी से पर्दे की अपेक्षा करते हैं और पढ़ी लिखी लड़कियां भी विवाह के बाद अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए, उन पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए अपनी पूर्व मान्यताओं को तिलांजलि देकर पर्दे में चली जाती हैं। इस घातक परंपरा को समूल नष्ट करने के लिए किसी स्त्री से घूंघट खुलवा देना या पर्दा न करने के लिए तैयार कर देना भर पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः इसके लिए तो महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। ऐसा आत्मविश्वास जिसके जागृत होने के बाद वो स्वयं को आश्रिता, संरक्षिता अथवा अबला नहीं, समर्थ, स्वावलंबी और परिस्थितियों की चुनौती शीघ्र स्वीकार करने वाली नारी अनुभव करने लगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार के रूप में नर और नारी के सघन सहयोग से जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था तोड़ दी जाए। वस्तुतः तो सघन सहयोग भी तभी बन सकेगा जबकि महिलाएं भी आत्मविश्वास और शक्ति सामर्थ्य से संपन्न होंगी। जिस नारी में आत्मविश्वास न हो, जो खुद के बल पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखती, ऐसी नारियां नर के कंधों पर बोझ और मस्तिष्क पर तनाव ही बनी रहती हैं। पुरुष के समान ही समर्थ होने के आत्मविश्वास से संपन्न, पर्दे की हीनता ग्रंथि और अपराध भावना जैसी कुंठा से मुक्त होकर नारी जब परिवार को संभालेगी तो समाज पर भी इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। जब तक नारी को दुराव, छिपाव और मात्र रख रखाव की वस्तु माना जाता रहेगा, वह पुरुष की सच्ची सहचरी कैसे सिद्ध हो सकेगी। अपने देश में स्त्रियों को पर्दे में रखने का जो रिवाज है, इस रिवाज के पीछे कोई अवांछनीयता, जुगुप्सा ही होनी चाहिए। सोचना होगा कि वे कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं जिनके कारण मनुष्य को, अपने सजातीय मनुष्य को इस प्रकार ढक कर रखने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रश्न के उत्तर में कई तरह की आशंकाएं उभरती हैं। एक संभावना ये हो सकती है कि पुरुष वर्ग की कामुक आक्रामकता इतनी बढ़ गई हो कि उनसे आत्मरक्षा के लिए स्त्रियों ने अपने लिए दीवार बनाई हो। और दूसरी आशंका ये हो सकती है कि उस समाज के नारी समुदाय की चरित्र निष्ठा समाप्त हो गई हो और उन पर कैदियों जैसे बंधन पुरुष वर्ग को दूषित न करने देने की दृष्टि से लगाए गए हों। सामान्य स्थिति में तो नर और नर के बीच, नारी और नारी के बीच अथवा नर और नारी के बीच पर्दा किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शालीनता के रहते किसी प्रकार के पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर यदि कोई समाज सभ्य स्तर का है तो उसमें भी बिना किसी कठिनाई के नर और नारी के बीच शालीनता अक्षुण्ण बनी रह सकती है। पर्दे का बंधन दुराचार रोक सकता है, ये सोचना व्यर्थ है। दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं प्रायः सभी लुक छिप कर होते हैं। मनुष्य का शरीर तो कपड़े से ढका जा सकता है, पर उसकी बुद्धि प्रवृत्ति पर अंकुश रखना कठिन है। मानवीय चतुरता अद्भुत है। वह जेल से सुरंग खोदकर कैदियों को निकल भागने का अवसर दे देती है, जबकि चौकीदार पहरेदारों का जमघट उनके इर्द गिर्द लगा रहता है। पॉकेट मार भरी भीड़ के बीच अपना कर्तव्य दिखाते रहते हैं। अवांछनीय व्यक्ति अपने साथी हर स्थिति में ढूंढ लेते हैं या पैदा कर लेते हैं। मन पर अंकुश न हो तो बाहरी प्रतिबंध एक बहुत छोटी सीमा तक ही रोकथाम कर पाते हैं। परिवार के भीतर की पवित्रता का उल्लंघन ऐसे ही लोगों के बीच आमतौर से होता रहता है। यदि पर्दा अनाचार की रोकथाम के लिए किया जाता हो और उस तर्क को बहुत ही उपयुक्त मानने का आग्रह हो, तो फिर उसकी व्यवस्था नारी से भी अधिक कड़ाई के साथ नर के साथ होना चाहिए, क्योंकि उच्छृंखलता में नर सदा से आगे रहता रहा है। घर से बाहर स्वच्छंद फिरने के कारण उसी के पतित होने की आशंका अधिक है। ऐसी दशा में स्त्रियों पर पर्दे के प्रतिबंध का समर्थन करने वालों को, ऐसे पुरुषों को भी बुर्का ओढ़कर घूंघट मारकर रहने की बात मनवाने और वैसी प्रथा चलाने के लिए जोर देना चाहिए। आखिर मात्र स्त्रियां ही तो पापी नहीं होती, पुरुष भी तो पूर्ण सदाचारी और मनोजयी कहाँ होते हैं। ये न्याय नहीं है कि पुरुषों के अपराध के लिए स्त्रियों को बंधन में डाला जाए। पुरुषों में अगर दुष्टता है तो उसकी सजा उन्हें ही मिलनी चाहिए। शील का आधार अपना मन है, आंखें नहीं। पर्दा प्रथा किसके लिए, किस प्रकार, कितना लाभदायक है,
इस प्रश्न का उत्तर कहीं से भी तो नहीं मिलता। स्त्रियां एक तो वैसे ही छोटे से घरोंदे में कैद रहती हैं, फिर पर्दे के कारण उनका जनसंपर्क प्रायः समाप्त हो जाता है। बस घर के 2-4 लोगों से ही थोड़ा सा संपर्क रहता है, उसमें भी पुरुष अधिकतर बाहर रहते हैं। कुएं के मेंढक की तरह रहने वाली स्त्री में विचारशीलता की कोई पूंजी नहीं होती। इस वातावरण में जीवन की सारी अवधि गुजारने वाली स्त्रियों का ज्ञान, अनुभव, स्वभाव, चिंतन, दृष्टिकोण कितना छोटा होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इतने छोटे ज्ञान अनुभव के आधार पर इस जमाने की असीम गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता नहीं हो सकती। इस घोर धूर्तता के जमाने में पग पग पर प्रस्तुत असंख्य उलझनों से शांतिपूर्वक निपटते हुए जीवन यात्रा पूरी कर लेना सहज नहीं होता। उसके लिए ज्ञान और अनुभव की पूंजी चाहिए और उसे जुटाने के लिए जनसंपर्क के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। पर्दे से स्त्रियों में मनोबल, साहस आदि की इतनी कमी आ जाती है कि वो जल्दी ही दुष्ट पुरुषों का शिकार हो जाएं। जिसने खुले मुंह दुनिया देखी है और दुनिया का अनुभव और अभ्यास पाया है, उसे इतनी जल्दी बहकाया नहीं जा सकता। एकाकी दिन गुजारने वाला कितना ही मस्तिष्कीय क्षमता का क्यों न हो, अनुभवहीन ही रहेगा और दुर्बलता के कारण पग पग पर ठोकर खाएगा। प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए जिस दूरदर्शी प्रखर चिंतन की आवश्यकता है, उसे वह बेचारा कहाँ पा सकेगा। ऐसी दशा में जिधर भी मुड़ेगा उधर ही असफलता द्वार रोके खड़ी मिलेगी। जिन लोगों के साथ जिन परिस्थितियों में उसे रहना पड़ा है, उससे भिन्न कुछ हो सकता है और उससे निपटने के लिए भिन्न चिंतन की भी आवश्यकता पड़ सकती है और भिन्न प्रकार के कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये सोचने का तो उसे अवसर ही नहीं मिलता। ऐसी दशा में तनिक सी भी कठिनाई अनुभवहीनता के कारण उसे घोर विपत्ति में धकेल सकती है। बैंक आदि के काम, बाहर की दुनिया के काम न कर सकने से ऐसी स्त्रियां असहाय, पंगु और पराश्रित बनकर रह जाती हैं। स्पष्ट है कि जिस प्रकार खुली हवा और धूप न मिलने से घर और शरीर में बीमारी के तत्व उत्पन्न होते और बढ़ते हैं, उसी प्रकार खुली विचार पद्धति का लाभ न मिलने से नारी मानसिक दृष्टि से दुर्बल और रुग्ण होती चली जाती है। भारत के नारी समाज को चिरकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्मुक्त वातावरण में सांस लेने से वंचित रखा जाता रहा है। इसीलिए परंपरागत दुर्बलताओं और रुग्णताओं में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसे देखकर बहुत ही करुणा होती है। शारीरिक और मानसिक आरोग्य का लाभ ले सकने वाला व्यक्ति कितना समर्थ और कितना प्रखर हो सकता है, कितने महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, उसकी तो वे नारियां जो पर्दे में रहती हैं कल्पना भी नहीं कर सकती। नारी को असहाय, असमर्थ बनाकर नर ने क्या खोया और क्या पाया? इस प्रश्न पर जितनी गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि पाया तो कुछ नहीं, मात्र खोया ही खोया है। योग्यता, समर्थता और प्रतिभा को पर्दे का पिशाच क्रमशः चूसता ही चला गया और नारी जिस किस प्रकार अपनी जीवन के दिन पूरे कर लेती है, ऐसा साथी पाकर भला नर को क्या लाभ हुआ? गले के पत्थर की तरह वो उस पर भार बन लदी हुई है। प्रतिभा संपन्न होने पर वो अपने परिवार का हित साधन कर सकती थी, न कि मानसिक रूप से अपंग रहकर बोझ बनकर रहे। इस अंतर को जितनी गंभीरता पूर्वक सोचा जाएगा, उतना ही यह स्पष्ट होता जाएगा कि पर्दा प्रथा और कुछ नहीं, अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने ही पैरों को अनवरत रूप से काटते चले जाना है। पर्दा प्रथा नारीत्व का अपमान है। आइए हम सब इस कुप्रथा का परित्याग करें। हमें यह समझना होगा कि यदि एक महिला शिक्षित होगी, आत्मविश्वासी होगी, तो पूरे समाज को सुशिक्षित, संस्कारवान और आत्मनिर्भर बनाएगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।